नमस्कार दोस्तों, त्रिवेणी लर्निंग पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं ना भारत का भौतिक स्वरूप। ठीक, ये आज दूसरा चैप्टर है किसका? NCERT 9th की जो जियोग्राफी है उसका ये दूसरा चैप्टर है, भारत का भौतिक स्वरूप। ठीक, तो चलिए चलते हैं इधर। देखिए, भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ? भारत जो है ना, इसमें बहुत सारी स्थलाकृतियां हैं, पर्वत है, पठार है, नदियां हैं, झील हैं। स्थलाकृति का मतलब क्या हुआ? स्थल है और स्थल पर जो आकृति बनी हुई है उसी को कहते हैं स्थलाकृति। ठीक, तो भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं, जैसे पर्वत है, मैदान है, मरुस्थल है, पठार है, द्वीप समूह है। तो भारत में इस तरीके से स्थलाकृतियाँ पाई जा रही हैं। ठीक है ना। अब आगे देखिए कि भूगर्भिक तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता था, परंतु हाल के भूकंपों ने इसे गलत साबित किया है। हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल में बनी स्थलाकृतियाँ हैं। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत अस्थिर भाग है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है, जिसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां तथा तेज बहने वाली नदियां हैं। ठीक, अब देखिए, अब यहीं से शुरू करते हैं। यहाँ ये मैप देखिए, ये देख रहे हैं, ये है पामीर का पठार। ये भारत का उत्तरी हिस्सा है। ठीक है ना। ये पूरा हिमालयी हिस्सा है, भारत का पूरा हिमालय है ना, ये वाला हिस्सा। अब देखिए, इसमें ना पर्वत घाटियाँ भी हैं, पर्वत हैं, घाटियाँ हैं। जैसे एक देखिए, एक काराकोरम है, ठीक, लद्दाख है, जास्कर है, ठीक, यहाँ पर ये ग्रेटर हिमालय है, ऐसे यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है। ठीक, अभी देखते हैं, इसको अलग अलग से देखेंगे। शिवालिक हिमालय है, मध्य हिमालय है। ठीक, तो पहले तो ये भारत का है, उत्तरी हिस्सा है, पर्वतीय हिस्सा है, इसे देख लीजिए ठीक से, है ना। यहीं से बहुत सारी नदियाँ निकल रही हैं, जैसे देख रहे हैं ना, ये सिंधु नदी है, इधर से बहते हुए जा रही है, लद्दाख के दक्षिण से होते हुए, है ना। झेलम है, रावी है, चेनाब है, सतलुज है, ये सब नदियाँ ऐसे मिल के जा रही हैं। इधर गंगा नदियाँ हैं। ठीक, आगे देखिए कि उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेपों से बना है। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है ना, याद रखिएगा। कम ऊंची पहाड़ियां हैं और चौड़ी घाटियों से बना है। ठीक, अब मोटे तौर पे देखेंगे तो जो मुख्य भौगोलिक वितरण देखेंगे तो भारत के भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक, यानी भारत को भौतिक रूप से इन 6 भागों में बांटा गया है। ठीक, हिमालय का पर्वत वाला श्रृंखला जो है, अभी हमने दिखाया आपको कि भारत का ये जो उत्तर वाला हिमालय है, ये वाला उत्तरी क्षेत्र है, ये क्या है? पर्वतीय क्षेत्र है। ठीक, तो ये हिमालय क्षेत्र हो गया। दूसरा कहा जा रहा है भैया कि उत्तरी मैदानी भाग है, तो ये वाला भी देख लीजिए। ये सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र का ये वाला मैदान है ना, इसी को कह रहे हैं क्या? उत्तरी मैदान। ये वाला पूरा एरिया, इसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान में चला जाता है ना। तो ये पूरा एरिया जो है ना, ये मैदानी है। ये उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है भारत का। ठीक, उसके बाद कह रहा है प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप। ठीक, तो इस तरीके से भारत का जो मुख्य भौगोलिक वितरण है उसमें आपने क्या देखा कि 6 प्रकार के भारत के भौतिक विभाजन हुआ है। ठीक, कौन कौन से हैं ये देख लीजिए, अभी देखा ही आपने। ठीक, देखिए, मुख्य भौगोलिक वितरण में भारत की भौगोलिक आकृतियों को, ठीक, कितने भागों में? 6 भागों में बांटे हैं। कौन कौन से? हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी पर्वत श्रृंखला, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप। इन सब के बारे में अभी देखेंगे ना, अलग अलग से देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले क्या देखने जा रहे हैं हम? हिमालय पर्वत। ठीक, हिमालय पर्वत के बारे में अभी हमने देखा, एक बार फिर से आप मैप देख लीजिए, ये मैप है। ठीक, तो हिमालय पर्वत जो है ना,
ये सिंधु नदी के मोड़ से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक इस तरीके से ऐसे फैला हुआ है, ठीक, भारत के उत्तरी भाग में, ठीक है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पे कि भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भिक रूप से युवा एवं बनावट की दृष्टि से वलित पर्वत श्रृंखला है, ठीक। मतलब क्या है कि जो हिमालय पर्वत है ना, हिमालय पर्वत है, ये एक तो भूगर्भिक दृष्टि से अगर देखें तो अभी बन रहा है, यंग माउंटेन है, ठीक है ना। और बनावट की दृष्टिकोण से देखें तो ये कैसा है, फोल्डेड माउंटेन है। फोल्डेड माउंटेन क्या होता है आप समझ लीजिए कि जब ऐसे दो प्लेटें हैं, मान लीजिए ना, ऐसे दो प्लेटें हैं, ठीक, और इन दो प्लेटों के आपस में जब एक दूसरे से पास आई तो क्या हो गया कि ये वाला पोर्शन इसके नीचे धंस गया, ठीक, जिससे क्या हो गया, इसमें वो फोल्ड पड़ गया, मोड़ पड़ गया, और इसी मोड़ की वजह से क्या है, पर्वत बन गए धीरे धीरे। आगे इसको डिटेल बात करेंगे, अभी बस मोटी मोटी बात बस जानते रहिए, है ना। अभी बस इतना जानिए कि प्लेटों में मोड़ के कारण ये मोड़दार पर्वत का निर्माण हुआ है, ठीक। चलिए, तो अब यहाँ पर ये बात हो गई कि ये अभी जो हमारा हिमालय पर्वत है ना, ये क्या है, भूगर्भिक रूप से तो एक यंग माउंटेन है, अब बनावट की दृष्टि से वलित पर्वत श्रृंखला है, ठीक। ये पर्वत श्रृंखला पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैला हुआ है ना। अभी हमने बताया है इसके बारे में कि ये कैसे फैला हुआ है। जैसे अब ये देख लीजिए कि भारत का अगर हम ये मान लेते हैं कि ये वाला उत्तरी एरिया हो गया है ना भारत का, ये, ठीक है ना। तो अब यहाँ से ऐसे सिंधु नदी जाती है, तो सिंधु नदी के मोड़ से लेकर के, कहाँ से, सिंधु नदी के मोड़ से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक इस तरीके से हिमालय फैला हुआ है ना। मुख्य रूप से तो ऐसे फैला है, ऐसे, ये हिमालय हो गया। तो यहाँ अब समझ लीजिए कि जो ये वाला हिस्सा है, यहाँ पर सिंधु नदी है ना, तो सिंधु नदी के मोड़ से लेकर के कहाँ तक, ब्रह्मपुत्र नदी तक, ठीक, ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। तो याद रखिएगा हिमालय। अब पूरी लंबाई इसकी कितनी है, पूरी लंबाई की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक पूरी लंबाई जो हिमालय की है, उत्तरी हिमालय की, ये 2400 किलोमीटर है ना। 2400 किलोमीटर सिंधु नदी के मोड़ से ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक ये पूरा फैला हुआ, एक चाप के आकार का फैला हुआ है, ठीक है ना, जो इधर दक्षिण की तरफ मुड़ा हुआ है और उत्तर की तरफ ऐसे, ठीक। तो अब ये हो गया ये, ठीक। अब देखिए आगे क्या कहा जा रहा है कि हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, ठीक, और यह अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है, असम अवरोधों में से एक है ना। चलिए, असम मतलब वो राज्य की बात नहीं करा, असम मतलब ये है कि ज़्यादातर बराबर नहीं है ना, असम है, तो असम अवरोधों से में से एक है। आगे देखिए 2400 किलोमीटर, अभी हमने बताया ही है कि 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं, ठीक। इसकी चौड़ाई कहाँ, कश्मीर में, यहाँ देखिए कश्मीर में 400 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है केवल, ठीक। पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है, पूर्वी भाग अधिक ऊंचा है। अपने पूरे देशांतरी विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में, इसको समझ लीजिए पहले, नहीं तो फिर आगे दिक्कत हो जाएगी। ऐसे समझ लीजिए कि जो हिमालय है ना, ये हिमालय जो पर्वत है, ये पहली बात तो इस तरीके से फैला हुआ है और इसकी ऊंचाई इधर ज़्यादा है, ऐसे, ठीक। अगर हम ऐसे इसको हिमालय मान लें, है ना, ये अगर हिमालय हो गया तो इसकी ऊंचाई इधर ज़्यादा है, ठीक। लेकिन याद रखिएगा ये ना चौड़ा इधर ज़्यादा है, एक सेकेंड, ठीक, इधर ज़्यादा चौड़ा है, ठीक, और इस तरीके से गया है और इधर ऊंचाई ज़्यादा है, ऐसे, ठीक है ना, इस तरीके से फैला हुआ है। तो अब जो हिमालय है ना, हिमालय इधर जो है ज़्यादा चौड़ा है इधर, ठीक, लेकिन यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर चौड़ाई इसकी बहुत कम मिलेगी, कितना, 150 किलोमीटर ही मिलेगी, ठीक है ना। लेकिन इधर
400 किलोमीटर तक चौड़ाई मिलेगी। लेकिन ऊंचाई जो है इधर ज़्यादा है, एवरेस्ट वगैरह सब इधर ही हैं। ठीक, तो ईस्ट साइड पर्वत ज़्यादा ऊंचा है और वेस्ट साइड पर्वत कम ऊंचा है। ठीक है ना, ये याद रखिएगा, ये वेस्ट साइड है, ये ईस्ट साइड है। ठीक है ना, सिंधु नदी के मोड़ से ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक ये पूरा फैला है। पूरी लंबाई जो इसकी है अभी हमने बताया कितना, 2400 किलोमीटर। ठीक, तो ये याद रखिएगा इस बात। चलिए, तो 2400 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है। पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई अधिक विविधता पाई जाती है ना। अपने पूरे देशांतरी विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है, और वो 3 भाग कौन कौन से हैं आगे देखिए। पहले तो ये समझ लीजिए कि इन श्रृंखलाओं के बीच ना बहुत अधिक संख्या में घाटियाँ पाई जाती हैं। जैसे अब हिमालय है, हिमालय की 3 श्रृंखलाएं पाई जा रही हैं ना, कौन कौन से यहीं पर अभी बता देता हूँ आपको। कि जैसे मान लीजिए कि एक तो हो गया आपका ग्रेटर हिमालय, ऐसे फैला हुआ है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर मध्य हिमालय है। ठीक, सबसे पहले ग्रेटर या महान हिमालय। ठीक, महान हिमालय के बाद मध्य हिमालय, मध्य हिमालय के बाद इधर शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। ठीक, तो ये हिमालय की 3 श्रेणियां हैं, इस तरीके से फैली हैं। सबसे पहले ग्रेटर हिमालय है, मध्य हिमालय है, शिवालिक हिमालय है। तो ये तीनों श्रेणियां इसी तरीके से फैली हैं, और कह रहा है ना कि इन्हीं तीनों पर्वत श्रेणियों के बीच बीच में ना ऐसे घाटियां हैं। ठीक है ना, ऐसे घाटियां हैं इनके बीच बीच में। ठीक है ना, वही बात यहाँ पर कही जा रही है। ठीक, तो आगे देखिए, तो ये हो गया कि इस बहुत सारी क्या है घाटियां हैं इसके बीच में। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को क्या कह रहे हैं, महान हिमालय या आंतरिक हिमालय कहा जा रहा है ना। इसी को हिमाद्री भी कहते हैं। जो अभी सबसे उत्तर में था, जैसे ग्रेटर हिमालय जिसमें एवरेस्ट वगैरह था, उसी को कहा जा रहा था ना महान हिमालय और ग्रेटर हिमालय, या उसी को हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं। ठीक, यह सबसे सतत श्रृंखला है, मतलब ज़्यादा कटा फटा नहीं है, एकदम सतत श्रृंखला है। इसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर पाए जाते हैं। ठीक, इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर हैं। मतलब जो ग्रेटर हिमालय है ना, हिमालय का सबसे उत्तरी हिस्सा, उत्तरी पर्वत श्रृंखला। ठीक, जिसे ये वाला हिस्सा था ना, ये वाला देख रहे हैं, तो ये हिमालय का सबसे उत्तरी हिस्सा है। ये पूरा समझ रहे हैं ना, ये जो पूरा आप देख रहे हैं ये हिमालय का पूरा उत्तरी हिस्सा है, इस तरीके से फैला हुआ है। ठीक, इस तरीके से। तो इसका सबसे उत्तरी हिस्सा कौन सा है, ग्रेटर हिमालय वाला है ना, ये एवरेस्ट वाला। उसके बाद मध्य हिमालय, फिर और उसके बाद शिवालिक हिमालय आता है। तो यही बात कहा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है ना जी, हो गया। अब देखिए, कहा जा रहा है कि इसी में सबसे ऊंचे ऊंचे शिखर हैं। तो कुछ ऊंचे शिखर के नाम दिए गए हैं, यहाँ पर ध्यान लिखिए देखिए। ठीक, जैसे माउंट एवरेस्ट है, ये पड़ता है नेपाल में, 8848 मीटर इसकी ऊंचाई है। कंचनजंगा है, ये भारत में पड़ता है। कंचनजंगा जो ऐसे सिक्किम हो गया ना, ये नेपाल हो गया। ठीक, ये सिक्किम हो गया। ठीक, तो नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पे यहीं पर क्या है, कंचनजंगा है, याद रखिएगा ये यहाँ पर। ठीक, तो हो गया कि भैया एवरेस्ट नेपाल में है 8848 मीटर, कंचनजंगा भारत में है 8598 मीटर, मकालू है नेपाल में 8481 मीटर, धौलागिरी नेपाल में है 8172 मीटर। ठीक, और भी हैं कुछ यहाँ पे, ये देखिए। नंगा पर्वत भारत में है 8126 मीटर, अन्नपूर्णा ये नेपाल में है 8078 मीटर, नंदा देवी भारत में है 7817 मीटर, कामेट भारत में है 7756 मीटर, नामचा बरुआ भारत में है 7756 मीटर, गुरला मांधाता नेपाल में 7728 मीटर। ठीक है ना, तो ये भारत की कुछ ऐसी पर्वत श्रृंखला थी, याद रखिएगा। ये सब कहाँ है, ग्रेटर हिमालय में, महान हिमालय में। ठीक, महान हिमालय के वलय की प्रकृति असममित है। असममित मतलब एक तो होता है कि सममित सिमेट्रिकल फोल्ड, जिसमें मोड़ दोनों बराबर होते हैं, लेकिन ये कैसा है, असीमित है। ठीक, एक तरफ इसका ज़्यादा ढाल है, एक तरफ कम है। आगे देखिए, तो महान हिमालय के वलय की प्रकृति कैसी है, असममित है। हिमालय के इस भाग का
क्रोड, किस्सा याद रखिएगा, हिमालय के इस भाग का, किस ग्रेटर हिमालय का बात कर रहे हैं कि हिमालय के इस भाग का जो क्रोड है ना वो ग्रेनाइट से बना है, याद रखिएगा। ठीक, ग्रेनाइट से बना हुआ है। ये देखिए हिमाद्री, हिमाद्री मतलब ग्रेटर हिमालय, हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है। ठीक, एवं हिमालय या निम्न हिमालय के नाम से जाना जाता है, हिमाचल हिमालय। ठीक, इसी को हिमाचल हिमालय कहते हैं। तो अब मोटी मोटी बात एक बार फिर से समझ लीजिए ना, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं हम कि ये हो गया आपका कौन सा हिमालय, ग्रेटर हिमालय। ठीक, ग्रेटर हिमालय हो गया। ग्रेटर हिमालय के बाद में उसके दक्षिण में आपका पड़ेगा मध्य हिमालय। ठीक, और उसके बाद पड़ेगा आपका शिवालिक हिमालय। तो ये रेड वाला जो आप देख रहे हैं ये क्या हो गया, महान हिमालय। ठीक, महान हिमालय। उसके बाद ये कौन सा हिमालय हो गया, निम्न या मध्य, या इसी को कहेंगे हिमाचल हिमालय, हिमाचल हिमालय। ठीक, और सबसे बाहरी हिमालय का सबसे बाहरी भाग क्या होता है, शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। ठीक, ध्यान रखिएगा, महान हिमालय, निम्न हिमालय या हिमाचल हिमालय, और उसके बाद शिवालिक हिमालय। ठीक, तो हिमालय की 3 ये पर्वत श्रृंखला है, सबसे उत्तर में ये है और सबसे दक्षिण में ये है। ठीक, सबसे बाहरी हिमालय, इसे बाह्य हिमालय भी कहते हैं शिवालिक को। ठीक, याद रखिएगा। तो वही बात यहाँ पर कही जा रही है, क्या कही जा रही है कि हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है। ठीक, हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जाना जाता है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः कैसे हुआ, संपीड़ित, संपीड़ित मतलब 2 चट्टानें आपस में टकरा करके सिकुड़ने से बना है। संपीड़ित मतलब सिकुड़ना होता है ना, सिकुड़ने से बना है। तो क्या हो गया कि इन श्रृंखलाओं का निर्माण अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। ठीक, ऊंचाई इसकी 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच में है। ठीक, और चौड़ाई 50 किलोमीटर औसतन है। ठीक, अब देखिए, जबकि पीर पंचाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है इसी की। ठीक है ना, पीर पंचाल। फिर धौलाधार एवं महाभारत श्रृंखला भी महत्वपूर्ण है। ठीक, इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी स्थित है। कौन सी, निम्न या मध्य हिमालय की बात कर रहे हैं, निम्न या मध्य हिमालय की श्रृंखला में क्या है, कश्मीर घाटी। हिमाचल के कांगड़ा कुल्लू की घाटियाँ स्थित है। ठीक, इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। ठीक, चलिए आगे देखिए, आगे ये है कि हिमाचल की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कह रहे हैं, शिवालिक। अभी हमने बताया कि हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सी है, शिवालिक है ना। इसकी चौड़ाई कितनी है भैया, 10 से 50 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। ठीक, और ऊंचाई कितनी है, 900 से 1100 मीटर के बीच में ये ऊंचा है। ठीक, ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखला से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये शिवालिक हिमालय बना हुआ है ना, ये जो शिवालिक हिमालय बना हुआ है ये कैसे बना हुआ है, जैसे अब समझ लीजिए कि ये ग्रेटर हिमालय हो गया है ना, और ग्रेटर हिमालय के बाद ये हो गया आपका मध्य हिमालय, और सबसे बाहर है शिवालिक हिमालय। तो अब शिवालिक हिमालय, ग्रेटर हिमालय, यहाँ से जो नदियाँ बह कर के आ रही हैं ना, या मध्य हिमालय से जो नदियाँ बह कर के आ रही हैं, ये अपने साथ जो डिब्राइज लेकर है, यानी मलबा लेकर के आ रही हैं ना, वो जा कर के फिर यहाँ पर डाल दे रही हैं। ठीक, और इससे क्या हुआ, धीरे धीरे ये फोल्डेड माउंटेन में चेंज हो गया। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ समझ लीजिए ना कि जैसे पहले क्या था ना, अभी बता देता हूँ कि जहाँ आज हिमालय है ना, पहले वहाँ टेथिस सागर हुआ करता था। ठीक, तो अब समझ लीजिए कि एक था इधर यूरेशियाई प्लेट। ठीक, यूरेशियाई प्लेट था। ठीक है ना, और यहाँ पर गोंडवाना लैंड या भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र था, ऐसे समझ लीजिए। ठीक, क्या था, प्रायद्वीप भारत था। ठीक, और इसके बीच में यहाँ पर क्या था, टेथिस सागर था। क्या था, ये था टेथिस, टेथिस सागर है ना। तो हुआ क्या कि यूरेशियाई प्लेट की जो नदियाँ थीं वो बह करके अपना अवसाद टेथिस सागर में डाल रही थी। अब प्रायद्वीपीय भारत की बहुत सारी नदियाँ जो थीं वो अपना अवसाद टेथिस सागर में डाल रही थीं, और धीरे धीरे करके ये टेथिस सागर क्या हो गया ना, भर गया। ठीक,
और दबाव पड़ने की वजह से इसमें फोल्ड पड़ गया, इसके अवसादों में फोल्ड मतलब बलन पड़ गया, और बलन से धीरे धीरे करके ये ऊंचा होने लगा और बाद में यही ऊंचा पर्वत बन गया। तो आज जहाँ हिमालय है ना, पहले टेथिस सागर हुआ करता था, धीरे धीरे करके वो हिमालय में परिवर्तित हो गया। तो वही बात यहाँ पर हो रही है, समझ रहे हैं ना, कि जो ये शिवालिक हिमालय बना हुआ है ना, शिवालिक हिमालय, ये भी असंपीड़ित अवसादों से ही बना हुआ है। ठीक, ये घाटियाँ बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई हैं। ठीक, निम्न हिमालय तथा शिवालिक हिमालय के बीच में लंबोत घाटी को दून कहते हैं। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे अब ये हो गया निम्न हिमालय और यहाँ है शिवालिक हिमालय, तो इनके बीच में ना यहीं पर ऐसे लंबवत घाटियाँ हैं। ठीक, और इन्हीं घाटियों को हम क्या कहते हैं, दून कहते हैं, याद रखिए। ठीक, दून। तो कुछ दून के उदाहरण यहाँ पर दिए हुए हैं, देख सकते हैं आप, जैसे ऐसे देख लीजिए, कुछ दून के उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे देहरादून, कोटली दून, पाटली दून। ठीक, कुछ प्रसिद्ध दून यहाँ पर दिए हैं। ठीक, ये कैसी हैं, ये लंबवत घाटियाँ हैं, कहाँ पर, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच बीच में। ठीक, ये आपका देखिए पूरा पर्वत भारत हो गया, देखिए ये देख रहे हैं ये। तो एक बार इसी को देख लीजिए, देखिए उत्तर का पूरा ये पर्वतीय एरिया हो गया भारत का, फिर ये मैदानी एरिया हो गया, इधर मरुस्थली वाला एरिया है। तो अब देखिए एक एक करके देख लीजिए, देखिए 1 नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, ये 1 नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये भारत का पहला विभाजन क्या हुआ, पर्वतीय एरिया। यहाँ से ये पूरा एरिया जो आप देख रहे हैं, ये भारत का ये पूरा पर्वतीय क्षेत्र है भारत का। ठीक, उसके बाद देखिए ये 2 नंबर, 2 नंबर का मतलब क्या है, ये पूरा मैदानी एरिया है भारत का। यहाँ से ये पूरा मैदानी एरिया है जो सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा बना रहा है ना, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदानी उत्तरी मैदानी क्षेत्र है ये। ठीक, तो ऊपर हो गया हिमालयी क्षेत्र, फिर ये मैदानी क्षेत्र हो गया। ठीक है ना, और ये पूरा देखिए दक्कन का पठार हो गया, ये पूरा जो आप देख रहे हैं ना, ये पूरा, ये 3 नंबर दिख रहे हैं, ये पूरा ये दक्कन का पठार है। ये जो कटा फटा दिख रहा है ना, ये इतना एरिया, ये पूरा, ये क्या है, दक्कन का पठार है, ये पूरा एरिया। ठीक, ये जो कटा फटा एरिया दिख रहा है, ये पूरा एरिया क्या है, प्रायद्वीपीय पठार है। ठीक, और उसके बाद देखिए ये मरुस्थल वाला एरिया है, ये मरुस्थली एरिया है भारत का ये। ठीक, मरुस्थली एरिया है। और उसके बाद देखिए कि जो ये प्रायद्वीप भारत है ना, प्रायद्वीप भारत, इसके किनारे पर यहाँ पर पश्चिमी घाट, ये पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट के बाद ये देखिए तटीय मैदान है। ये देखिए ये जो घाट है ना, ये पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, जहाँ जो नीलगिरी में मिलते हैं एक दूसरे से। ठीक, स्पष्ट रूप से देखिए कि ये जो दक्कन का पठार है, इसका ये वाला हिस्सा जो है ना, ये पश्चिमी घाट हो गया और इधर ये पूर्वी घाट हो गया। ठीक, और उसके बाद इसके पूर्वी घाट के पूरब क्या है, नदियों द्वारा मैदानी एरिया बनाया गया है। ये मैदानी एरिया है, ये 5वां मैदानी एरिया है, और ये देखिए द्वीप है। ठीक, ये लक्षद्वीप है और ये अंडमान निकोबार है। तो एक बार इकट्ठा ऐसे पूरे भारत को देख लीजिए ये। ठीक, तो क्या देख लिया आपने, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, ये मैदानी क्षेत्र हो गया, ये मरुस्थली क्षेत्र हो गया, ये प्रायद्वीप भारत हो गया, है ना, ये तटीय मैदान हो गए और ये द्वीप हो गए। तो इस तरीके से पूरे भारत को इन 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। पहला कौन सा है, पर्वतीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र हो गया, दक्कन का पठार हो गया या प्रायद्वीप भारत हो गया। ठीक, मरुस्थली क्षेत्र हो गया यहाँ पे। ठीक, और ये तटीय मैदान इधर दोनों किनारे पर हो गए, और ये लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार हो गया। ठीक, तो पूरे भारत को एक बार ठीक से देख लीजिए इस तरीके से। ठीक, ये पूरा एरिया है, पूरा भौतिक प्रदेश है, देख लीजिए एकदम ठीक से। ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं। इधर देखिए, यहाँ आगे कहा जा रहा है भैया कि उस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक ना
स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया है। इन वर्गीकरण को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर बांटा गया है। इसका मतलब क्या है कि अब यहाँ समझ लीजिए कि एक तो जो भारत है ना, एक तो हिमालय को इस तरीके से बांटे हैं कि ग्रेटर हिमालय, मध्य हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय है, इस तरीके से देख रहे हैं, ये नॉर्थ है, ये साउथ हो गया। लेकिन इसी हिमालय को ना नदी घाटियों के आधार पर क्षैतिज भी बांटा गया है। ठीक, जैसे अगर हम मान लें ये हिमालय हो गया, तो इसी हिमालय को ना नदी घाटियों के आधार पर भी बांटा गया है। कैसे? अब इधर से सिंधु नदी जा रही है, सिंधु, फिर इसके बाद सतलज है, ये हो गया आपकी सिंधु नदी, है ना, ये सिंधु, यहाँ है सतलज। ठीक, तो सिंधु सतलज के बीच में ना एक हिमालय बना दिया गया है, मतलब इसके बीच में एक हिमालय है। वो कौन सा हिमालय है? ये है पंजाब, पंजाब या कश्मीर हिमालय। ठीक, जम्मू कश्मीर वाला हिमालय। ठीक, उसके बाद फिर से एक नदी ऐसे गुजर रही है ऐसे। ठीक, वो कौन सी नदी हो गई? काली नदी। ठीक, तो अब देखिए सतलज और काली नदी के बीच में भी हिमालय है। ठीक, इसको कौन सा हिमालय बोल रहे हैं? सतलज और काली नदियों के बीच में भी एक हिमालय हो गया है। ठीक, इसको कहेंगे कुमायूं हिमालय। ठीक, ये हो गया कुमायूं हिमालय। उसके बाद फिर से इधर देखिए, इसे तिस्ता नदी हो गई, ये तिस्ता। ठीक, तो तिस्ता नदी और काली नदी के बीच में जो हिमालय है इसको क्या कहेंगे? नेपाल हिमालय। ठीक, नेपाल हिमालय। और तिस्ता नदी और इधर ब्रह्मपुत्र नदी हो गई, इसके बीच में असम हिमालय है, असम हिमालय। ठीक, या इसी को पूर्वी हिमालय कहेंगे। तो इस तरीके से हिमालय को 1, 2, 3 और 4 भाग में बांटा गया है। कैसे? नदियों के आधार पर। ठीक, तो याद रखिएगा। आगे देखिए, आगे आपको मिल जाएगा ये सारी चीज़ें यहीं पे कि इन वर्गीकरण को कैसे नदी घाटियों के आधार पर बांटा गया है। जैसे अब देखिए सतलज और सिंधु के बीच में कौन सा हिमालय है? पंजाब हिमालय। ठीक है ना, सतलज और सिंधु के बीच में हिमालय के भाग को क्या कह रहे हैं? पंजाब हिमालय। ठीक, लेकिन पश्चिम से पूर्व जब बढ़ेंगे, आगे देखिए, पश्चिम से पूर्व में बढ़ेंगे तो कश्मीर तथा हिमाचल के नाम से भी इसी को जाना जाता है। ठीक, कश्मीर हिमालय भी इसी को कहेंगे, पश्चिम में पंजाब हिमालय कह रहे हैं, आगे बढ़ेंगे तो उसी को कश्मीर हिमालय, फिर हिमाचल हिमालय भी उसी को कह रहे हैं ना, हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। फिर आगे देखिए, सतलुज तथा काली नदी के बीच में कौन सा हिमालय है? कुमायूं हिमालय है। अभी बताया हमने कि सतलज और काली नदी के बीच में कुमायूं हिमालय है। ठीक, कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिए, काली और तिस्ता नदी के बीच में नेपाल हिमालय है। ठीक, और तिस्ता दिहांग, आगे ब्रह्मपुत्र भी इसी को बोलेंगे। तो तिस्ता एवं दिहांग के बीच में कौन सा हिमालय है? असम हिमालय का सीमांकन करती है। ठीक, तो इस तरीके से हिमालय का क्षेत्रीय विभाजन इस नदियों के आधार पर विभाजन हुआ है। ठीक, हिमालय के कुछ क्षेत्रीय नाम भी हैं, अलग अलग जगहों पर इनके अलग अलग नाम हैं। ठीक, हम आगे वाली क्लास में इसके बारे में सीखेंगे। ठीक, जब स्टैंडर्ड क्लास शुरू करेंगे। अभी तो हम केवल एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं ना, तो हमारा पूरा फोकस केवल एनसीईआरटी बेस होगा। उसके बाद जब हम क्या कहते हैं, एक एडवांस बुक पढ़ेंगे ना, एडवांस जब अपनी नोट्स दिखाएंगे आपको, तो वहाँ पर आपको एकदम यूपीएससी के लेवल की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो उसके लिए आप टेंशन नहीं, अभी तो केवल हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं ना, तो एनसीईआरटी के बाद ना हम नया बैच लेके आएंगे ना, मतलब उसमें क्या होगा ना, फ्री में सारी चीज़ें मिलेंगी, उसकी टेंशन नहीं लीजिएगा, सारी चीज़ फ्री होगी। और क्या क्या करेंगे कि बेहतरीन नोट्स लेकर के आएंगे आपको, जिसमें बेहतरीन कंटेंट वगैरह सब बढ़िया मिलेगा, उसका लेवल एडवांस होगा ना। तो अभी तो केवल एनसीईआरटी है, बेस पढ़ रहे हैं, बेस के बाद हम एडवांस क्लास लेकर के आएंगे। चलिए अब देखिए, ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा, ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। ठीक, दिहांग खंड या गार्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर तीखा मोड़ करते हुए भारत की पूर्वी सीमा, भारत के पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। ठीक है ना, अब इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं पूर्वांचल हिमालय, पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियाँ तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से इसी को जानते हैं। अब ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्य से होकर गुजरती हैं तथा मजबूत बलुआ पत्थरों और असादी शैल से ढकी हैं, है ना। ये घने जंगलों से ढकी हैं तथा अधिकतर समांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली हैं। पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजो, मणिपुर पहाड़ियाँ हैं।
ठीक, इसको देखिए अब यहाँ चित्र के माध्यम से देख लेते हैं ना, इसमें तो जैसे भी बना हो। ठीक, पहले इसको देख लीजिए। यहाँ देखिए अब ये हिमालय ऐसे फैला हुआ है और आगे जाके यही हिमालय इस तरीके से मुड़ गया है ना। तो म्यांमार में इसको अराकान योमा कहते हैं। हिमालय का जो बाद में म्यांमार में जाकर के दक्षिण की तरफ मुड़ जाता है ना, इस ऐसे जाकर के जो दक्षिण की तरफ मुड़ जा रहा है, तो इस पर्वत श्रृंखला को क्या कहेंगे बाद में, अराकान योमा। हिमालय में इसको अराकान योमा कहेंगे। लेकिन भारत में ना ये पूर्वी पर्वत श्रृंखला के बारे में एक बार समझ लीजिए ना। जैसे अब यहाँ पर कुछ भी दिया हो, मैप मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। देखिए जैसे अब ये वाला हिस्सा है भारत का, कौन सा, अब यहाँ से ऐसे जा रहे हैं, मान लीजिए सिक्किम हो गया और इधर से ये अरुणाचल प्रदेश वाला हो गया। ठीक है ना। और आपको पता है कि बांग्लादेश वाला भी एरिया ऐसे ही है। ठीक, यहाँ ऐसे बांग्लादेश फैला हुआ है। ठीक है ना, इस तरीके से। और ये अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया इस तरीके से फैला हुआ है आगे। ठीक, तो हिमालय की जो और पर्वत श्रृंखलाएं हैं ना, इस तरीके से वो हिमालय यहाँ पर ऐसे फैला हुआ है आगे आगे कि यहाँ पर ऐसे कई सारी पर्वत श्रृंखलाएं ऐसे बनाते हुए ऐसे मुड़ गया है। ठीक, ये सभी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ये यहाँ 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 ऐसे इस तरीके से पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो अब ये जान लीजिए कि इन सब का नाम यहाँ पर अलग अलग है। ठीक, अब देखिए ये है ना मेघालय, तो मेघालय की ये गारो पहाड़ी है ना, गारो, खासी है ना, जयंतिया, गारो, खासी, जयंतिया, ये पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर। ठीक, गारो, खासी, जयंतिया, याद रखिए, गारो, खासी, जयंती। ये गारो है, ये खासी है, यहाँ जयंतिया पहाड़ी। ठीक है ना। और देख लीजिए यहाँ पर ना ये डाफला है, डाफला, मीरी, आबोर, और यहाँ पर ये मिसमी पहाड़ी है, मिसमी। ठीक, डाफला, मीरी, आबोर, मिसमी, ये पटकाई बुम है, पटकाई बुम है ना। डाफला, मीरी, आबोर, मिसमी, पटकाई बुम। यहाँ पर आपको मिलेगी नागा पहाड़ी, यहाँ पर आपको मिजो पहाड़ी मिलेगी है ना, यहाँ पर मणिपुर पहाड़ी मिलेंगी मणिपुर में है ना। तो इस तरीके से पहाड़ियाँ का एक क्रम मिलता है आपको। ठीक है ना, इसके बारे में डिटेल बात करेंगे, अभी बस इतना जानते रहिए कि ये पहाड़ियाँ पूरब में जा कर के हिमालय ऐसे कटा फटा हो गया। डाफला, मीरी, आबोर, मिसमी ऐसे पहाड़ी फैली हुई, मिसमी, पटकाई बुम, नागा, मिजो, मणिपुर की पहाड़ियाँ। ठीक है ना, इस तरीके से फैली हुई हैं। तो अब ये कटी फटी श्रृंखलाएँ हैं पूर्वी हिमालय की, तो ध्यान रखिएगा इसको, है ना। बाद में इसके बारे में और डिटेल बात करेंगे। तो वही बात यहाँ पर किया जा रहा है, क्या कि पूर्वांचल पहाड़ी के नाम से इन सबको जाने जाते हैं। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से गुजरती हैं तथा मजबूत बलुआ और अवसादी शैवालों से बनी हैं। ये घने जंगलों से ढकी हैं, अधिकतर समांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली हैं। पूर्वांचल में इन्हें देखिए पटकाई बुम, नागा, मिजो, मणि पहाड़ियाँ के नाम से जाना जाता है। अभी हमने दिखाया ही बना करके कि कैसे पहाड़ियाँ बनी हैं। यहाँ पर आप इसे देख भी सकते हैं, ये देखिए मैंने बताया था ना, गारो, खासी, जयंतिया, मेघालय की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है ना। और इसी में ये पहाड़ी है, देखिए यहाँ पर जो पहाड़ी है इसी को बोल रहे हैं डाफला, मीरी, ठीक, अबोर, मिसमी, पटकाई बुम है ना। और यहाँ पर मणि नागा पहाड़ी है, नागा पहाड़ी। ठीक, मणिपुर, मिजो की ये सब पहाड़ियाँ हैं। ठीक, और भी कुछ पहाड़ियाँ यहाँ पर हैं, आप देख सकते हैं, एग्ज़ाम में फंसता है। देखिए अरावली पहाड़ी है। ठीक, इस तरीके से फैली हुई है, ये अरावली है, ये विंध्य पर्वत है, ये सतपुड़ा है, महादेव की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिए, जैसे अब ये यहाँ पर इस तरीके से फैला है ना, तो ये अरावली पहाड़ी हो गई। ठीक, अरावली पहाड़ी, और ये चंबल नदी बहती हुई जा रही है, यहाँ माही नदी बहते हुए जा रही है। देख रहे हैं ये माही नदी जो है ना, ये माही नदी ये कर्क रेखा को ऐसे 2 बार काटती है, याद रखिएगा, माही नदी। उसके बाद ये मालवा का पठार हो गया और ये विंध्य पर्वत हो गया। विंध्य पर्वत और सतपुड़ा के बीच में
एक नदी बहती है ऐसे, ये देखिए यहाँ से ऐसे निकलते हुए ये नर्मदा नदी है। ठीक, विंध्य पर्वत सतपुड़ा पर्वत के बीच में नर्मदा नदी बहती है, और महादेव पहाड़ी सतपुड़ा पहाड़ी के बीच में ये तापी नदी बहती है। ठीक, याद रखिए। और याद रखिए ये दोनों भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियां हैं। कौन सी? नर्मदा और तापी, ये दोनों भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियां हैं, याद रखिएगा। ठीक, और उसके बाद देखिए ये सोन नदी है, ये सोन नदी बहते हुए सीधे गंगा में जा कर के मिल जा रही है। ठीक, ये दक्कन का पठार है, छत्तीसगढ़ हो गया। और उसके बाद ये सब पहाड़ ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है ना। ये देखिए ये पश्चिमी घाट हो गया, और ये पूर्वी घाट है, कटा फटा है पूर्वी घाट, है ना। गोदावरी है, कृष्णा नदी बह रही है, कावेरी नदी बह रही है, महानदी बह रही है। ये सब नदियाँ भी ध्यान रखिएगा उत्तर से दक्षिण। ठीक, यहाँ महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, इन सब नदियों को ध्यान रखिएगा, उत्तर से दक्षिण एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक, यहाँ देखिए सिंधु नदी है, सिंधु नदी ऐसे बहते हुए जा रही है इधर से। ठीक, यहाँ से बहते हुए जा रही है। झेलम नदी है, रावी नदी है, सतलुज नदी है। ठीक, चलिए, तो वही चीज़ दिखाना था। तो आगे ये सब पहाड़ियाँ, मीजो पहाड़ियाँ इन सब के नामों से जानी जाती है, पटकाई बुम, नागा, मणिपुर। ठीक, अब देखिए उत्तरी का मैदान, उत्तर मैदान। अब देखिए इसको भी पहले मैप में देख लीजिए, उत्तर का मैदान कहाँ है। ये देख रहे हैं ना, ये पूरा उत्तर का मैदान है, ये पूरा एरिया उत्तरी मैदान है। ठीक, कहाँ से? सिंधु नदी के मोड़ से लेकर के शुरू होता है, ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक ये पूरा होता है। सिंधु, गंगा, है ना, और ब्रह्मपुत्र, ये पूरा जो डेल्टा बन रहा है, ये पूरा एरिया क्या है? उत्तरी मैदानी एरिया है। ठीक, याद रखिएगा, ये पूरा उत्तर का मैदान है। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं? उत्तर का मैदान पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, तो उत्तर का मैदान देखिए, उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी घाटियों सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इनके सहायक नदियों से बना है। ठीक, यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। जलोढ़ मृदा का क्या मतलब हुआ? कि जो नदियां हैं, है ना, अब देख लीजिए यहाँ पे जो नदियां हैं, ये पर्वतों से मिट्टियाँ वगैरह काट करके छोटे छोटे कंकड़ पत्थर बजरी ला करके इस पूरे मैदानी एरिया में भर दिए हैं, है ना। तो ये पूरा जलोढ़ मिट्टी का बना है, याद रखिए, जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। ये पूरा एरिया उत्तरी मैदान जो है ना, ये जलोढ़ मृदा से बना हुआ है, याद रखिएगा। ठीक, तो ये क्या हो गया आपका कि उत्तरी मैदान जो है जलोढ़ मृदा से बना है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपद मतलब हिमालय के पास में गिरिपद में स्थित बहुत बड़े बेसिन द्रोणी में जलोढ़ का निक्षेप हुआ। अभी हमने बताया ना कि नदियाँ जो हैं बह करके आई हैं और मैदान में बहुत सारे अपने कूड़ा कचड़ा और ये मिट्टी वगैरह डाल दी हैं, इसी से पूरे मैदान का निर्माण हुआ है। ठीक, तो वही बात यहाँ कहा जा रहा है कि निक्षेप हुआ है, जिससे क्या हुआ है कि यह उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है। ठीक, ये बहुत उपजाऊ है, सबसे ज़्यादा डेंस वाला एरिया भी यही है ना। यहाँ पर गेहूँ, चावल और ये सब बहुत अच्छी फसल होती है। 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह मैदान फैला हुआ है भैया, और यह लगभग 2400 किलोमीटर लंबा और 240 किलोमीटर से लेकर के कितना 240 किलोमीटर से लेकर के 320 किलोमीटर तक यह चौड़ा है। ठीक, याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित मांजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। याद रखिएगा, यहीं पर है कि ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक, ये देख रहे हैं उत्तर का पूरा मैदानी एरिया है, सबसे ज़्यादा समतल एरिया यहाँ पर है, तो यहाँ पर फसलों का उत्पादन भी बहुत अच्छा होता है, याद रखिएगा। ठीक, आगे देख लीजिएगा, यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र, अभी बताया हमने। समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता, अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है ना। आगे देख लीजिए कि उत्तरी पर्वत से आने वाली नदियां निक्षेप कार्य में लगी हैं। नदी के निचले भाग में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? नदी द्वीपों का निर्माण होता है। ठीक है, और यही नदी द्वीपों में एक सबसे बड़ा द्वीप है माजुली द्वीप, ब्रह्मपुत्र नदी पर है, और याद रखिए विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। ठीक, चलिए इधर देख लीजिए, ये क्या है? नदियाँ अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बढ़ जाती हैं। इन धाराओं को वितरिका कहते हैं। ठीक है ना। अब जैसे कि यहाँ पर आपने देखा था
यहाँ पे नदी के बारे में देखा था ना, ये देख रहे हैं। अब ये गंगा नदी है, गंगा नदी हम मान रहे हैं यहाँ से ऐसे निकल रही है ना, ये निकल रही है और बहते हुए सीधे कहाँ जा रही है, बंगाल की खाड़ी में गिर जा रही है। इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आकर के इसमें मिल रही है, ठीक। फिर ये जमुना नदी जा कर के मिल रही है, इधर से चंबल नदी आकर के मिल रही है। तो अब ये सब नदियाँ जो हैं ना, क्या कर रही हैं, अपने साथ में मिट्टी कंकड़ पत्थर ले जा कर के अगल बगल डाल रही हैं ना, और पूरे डेल्टा का ये पूरा निर्माण कर रहा है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा बहुत फेमस है। और याद रखिएगा कि जब ये नदी समुद्र में मिलने को होती है ना, यहाँ पे देखिएगा, ये जब ये नदी समुद्र में मिलने को होती है ना, तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे वितरिकाओं में बंट जाती है। इन्हीं को कहते हैं वितरिका। कई शाखाओं में बंट जाती है ना, नदियाँ समुद्र में गिरने से पहले कई शाखाओं में बंट जाती हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, वितरिका कह रहे हैं, ठीक है ना। तो वही बात यहाँ पर की जा रही थी, क्या कि जब नदियाँ निचले भाग में गात्र एकत्र करती हैं और अंत में क्या होती हैं, वितरिकाओं का निर्माण करती हैं, ठीक। और भी चीज़ें देख लीजिए, यहाँ पे क्या है कि दोआब एक शब्द होता है, इसका मतलब होता है दो नदियों के बीच का भाग, ठीक। दोआब दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, दो तथा आब। आब का मतलब क्या होता है, पानी। इसी प्रकार पंजाब भी दो शब्दों से मिलकर बना है, पंच मतलब पाँच, जिसका अर्थ होता है पंजाब। आप का मतलब होता है पानी, यानी 5 नदियाँ मिलकर के पंजाब बनाती हैं, ठीक। अभी देख लीजिए कि उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है, ठीक। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है, ठीक है ना। फिर से एक बार समझ लीजिए इसको बढ़िया से कि उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 वर्गों में बांटा गया है, ठीक। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को क्या करें, पंजाब का मैदान, ठीक है ना। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग कहाँ है, पाकिस्तान में चला गया है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज हिमालय से निकलती हैं। मैदान के इस भाग में दोआब की संख्या बहुत अधिक है। किस भाग की बात कर रहा है ये, इस भाग की बात कर रहे हैं। हम मैप देखते चलेंगे, बिना मैप के कुछ नहीं है। जैसे अब ये पूरा मैदानी एरिया है ना, अब ये पूरा मैदानी एरिया है भाई, ये तो हिमालय से लेकर के यहाँ तक ये तो पूरा मैदानी ही क्षेत्र है, ऐसे फैला हुआ है। तो अब यहाँ पर सिंधु नदी है और इसकी सहायक नदियाँ मिलकर के ये पश्चिम वाला जो मैदान बना रही हैं ना, इसी को बोल रहे हैं सिंधु का मैदान, ठीक है ना। फिर यहाँ पर आपको मिलेगा गंगा का मैदान, है ना, गंगा का मैदान, और इधर मिलेगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो इस पूरे को 3 भागों में बांट दिया गया है, ठीक। सिंधु का मैदान, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, इसी मैदान को 3 भागों में बांट दिए हैं, ठीक। तो वही बात यहाँ पर की जा रही है कि ये उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 वर्गों में बांटा गया है ना। अभी हमने बताया कि पहला है पंजाब का मैदान, पंजाब मतलब वही सिंधु का मैदान जो था, ठीक। सिंधु और उसकी सहायक नदियों ने जो मैदान बनाया था वो पंजाब का मैदान है, और उसका ज़्यादातर भाग पाकिस्तान में है, ठीक, ये भी याद रखिएगा। सिंधु और उसकी सहायक नदियों ने ये सब मैदान का निर्माण किए हैं, ठीक। आगे है भैया गंगा का मैदान, इधर देख लीजिए, ये आगे है गंगा का मैदान। तो गंगा के मैदान का जो विस्तार है वो कहाँ, घग्गर तिस्ता नदियों के बीच में है ना। गंगा का मैदान है घग्गर और तिस्ता नदियों के बीच में है, ठीक। यह उत्तरी भारत में हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है, ठीक। उसके बाद ब्रह्मपुत्र का मैदान है, इसके पूर्व विशेषकर असम में स्थित है, ठीक। ब्रह्मपुत्र का मैदान किसके पूर्व है, गंगा के मैदान के पूरब में ब्रह्मपुत्र का मैदान है, ठीक। ज़्यादातर असम में ये एरिया फैला हुआ है। उत्तरी मैदान की व्याख्या सामान्यतः इसके उच्चावचों के बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है, यह बल्कि सही नहीं है। क्या है फिर, इस विस्तृत मैदान की भौगोलिक आकृति में बड़ी डाइवर्सिटी है, विविधता है। आकृतिक भिन्नता के आधार पर ही उत्तरी मैदान को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। ये कैसा बात कर रहा है समझ रहे हैं, इसका मतलब ये समझ लीजिए कि जैसे अब यहाँ बता दे रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कि ये मैदानी एरिया हो गया है ना, ये हो गया मैदानी एरिया, ठीक। अब ये पूरा मैदान है, तो अब इस मैदान में ना इधर का तो मान लीजिए पंजाब का मैदान हो गया, फिर इधर गंगा का मैदान हो गया, इधर ब्रह्मपुत्र का मैदान हो गया, है ना। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि
ये नॉर्थ से साउथ में ना इसके कई प्राकृतिक विविधताएं मिलेंगी। जैसे अब यहाँ पर मिलेगा ना, जैसे भाबर प्रदेश मिलेगा, है ना, भाबर, तराई मिलेगा। तो इस तरीके से कई ऐसे विविधताएं हैं इसकी, कई भागों में ऐसे बांट दिया गया है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि ये हर जगह बराबर है और हर जगह सेम टाइप की मिट्टी मिलेगी, ऐसा नहीं है। जैसे अब ये हिमालय ऐसे, ये मैदान ऐसे फैला है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर जगह क्या कहते हैं मिट्टी बराबर है या हर जगह मिट्टी सेम है ना, ऐसा नहीं है। कैसा है, इसमें भी बड़ी विविधता है। कैसी विविधता है, अब देख लीजिए। जैसे अब यहाँ पर पहाड़ है, तो पहाड़ से जैसे ही नीचे उतरेंगे तो यहाँ पर कंकड़ पत्थर ज़्यादा मिलेंगे ना। जब यहाँ पर कंकड़ पत्थर ज़्यादा मिल रहे हैं तो यहाँ का जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ नहीं होगा ना। उसके बाद तराई का दलदली क्षेत्र है, ठीक, और उसके बाद फिर ये खादर बांगर मिलते हैं जहाँ पर फसल की बहुत ज़्यादा उपज होती है, ठीक है ना। वही बात कहा जा रहा है यहाँ पर, ठीक, ध्यान रखिएगा इसको। ये देखिए, ठीक, तो क्या है कि इस विस्तृत मैदान की भौगोलिक आकृति में विविधता है, ठीक। भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदान को 4 भागों में बांटा गया है ना। अब देखिए कैसे 4 भागों में बांट रहे हैं, पहले देख लीजिए। नदियां पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर ना 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेप करती हैं। गुटिका मतलब कंकड़ पत्थर का निक्षेप करती हैं। अभी हमने इसके बारे में बताया है, एक बार फिर से समझ लीजिए कि जैसे अब ये हो गया आपका शिवालिक हिमालय, है ना, और शिवालिक हिमालय हो गया। शिवालिक हिमालय के नीचे अब मैदान है, ऐसे फैला हुआ है पूरा मैदान, है ना। तो शिवालिक हिमालय के एकदम नीचे ना यहाँ पर कंकड़ पत्थर ऐसे बिखरे हुए हैं, ठीक है ना। तो इसी को क्या कहते हैं, भाभर कहते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं, जब नदियाँ पर्वतों से उतरती हैं तो ये कंकड़ पत्थरों के बीच में से बहती हैं, तो इसीलिए ऐसा लगता है कि नदियाँ यहाँ पर ना विलुप्त हो गई, गायब हो गई हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ कंकड़ पत्थर है। कंकड़ पत्थर के बीच में से नदियाँ जब गुजरती हैं, मैदान में प्रवेश करती हैं, तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर नदियाँ दिखेंगी ही नहीं। और लेकिन उसी के जब आगे बढ़ेंगे ना, थोड़ा सा आप मैदान के आगे बढ़ेंगे दूसरे स्टेप में, तो यहाँ पर नदियाँ फिर से दिखाई देने लगती हैं। और जब नदियाँ यहाँ पर फिर से दिखाई देने लगेंगी ना, तो यहाँ पर क्या हो गया, बहुत ज़्यादा दलदली एरिया बन जाता है। तो इसी को कहते हैं तराई, ठीक है ना, तराई कहते हैं। उसके बाद फिर यहाँ भाबर बनता है, खादर बनता है, भाबर और खादर, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो वही बात यहाँ पर की जा रही है, ठीक। तो शुरू में क्या होता है कि शिवालिक की ढाल पर जो चौड़ी गुटिकाओं का निक्षेप हो रहा है ना, उसे क्या करें, भाबर कहते हैं, भाबर के नाम से जाना जाता है। सभी सरिताएं इस भाबर प्रदेश में विलुप्त हो जाती हैं। क्यों विलुप्त हो जा रही हैं, अभी हमने बताया। इस पट्टी के दक्षिण में ये सरिताएं नदियाँ पुनः निकलती हैं, ठीक, पुनः निकलेगी तराई वाले एरिया में। उसी को क्या कहते हैं, देखिए उसी को कह रहे हैं तराई, कह रहे हैं ना, तराई। यह वन्य प्राणियों से भरा घने जंगलों का क्षेत्र है ना। बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए यहाँ के जंगलों को बहुत ज़्यादा काट दिया गया था, ठीक है ना। इसी में है क्या, दुधवा राष्ट्रीय पार्क स्थित है। किसमें, तराई एरिया में है दुधवा राष्ट्रीय पार्क, याद रखिएगा। उसके बाद देख लीजिए कि उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुरातन जलोढ़ मृदा होती है। जो पुरानी जलोढ़ हो जाती है उसी क्या कहते हैं, भांगर कहते हैं, है ना, याद रखिए। ये नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित हैं तथा वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करते हैं। यानी जलोढ़ का जो पुराना निक्षेप होता है ना, उसी क्या कहते हैं, भांगर कहते हैं। और जलोढ़ का जो नया निक्षेप होता है उसको क्या कहते हैं, खादर कहते हैं, ठीक। तो इस क्षेत्र की चूना की भांगर की बात कर रहे हैं, ऐसे भांगर की बात कर रहे हैं कि इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहते हैं ना। यानी भांगर में क्या होता है, कंकड़ ज़्यादा पाए जाते हैं। और बाढ़ वाले मैदान में जहाँ पर हर साल नई मिट्टी आ जाती है उसको क्या कहते हैं, खादर कहते हैं, ठीक। तो ये बांगर और खादर हो गया, ठीक। इनका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है, किसका, खादर का, ठीक। इसीलिए ये उपजाऊ होते हैं और गहन खेती के लिए आदर्श होते हैं, ठीक। तो अब मोटे तौर पे आप समझ लीजिए कि जो मैदान है ना, मैदान है, अगर हम इसको ये पूरे को मैदान मान लेते हैं ना, उत्तर का ये पूरा मैदानी एरिया हो गया। तो इस मैदानी एरिया में सबसे पहले हिमालय के पास में आपको क्या मिलेगा, हिमालय के पास मिलेगा आपको भाबर, भाबर, ठीक।
भाबर के बाद आपको क्या मिलेगा, इधर मिलेगा तराई, है ना, तराई एरिया। तराई एरिया के बाद मिलेगा आपको बांगड़ और खादर। ये नॉर्थ से साउथ, याद रखिएगा इस तरीके से ये होता भी है। तो सबसे उत्तर में पर्वतों के पास होगा भाबर, तराई, बांगड़, खादर। ठीक, ये याद रखिएगा। ठीक, अब हम क्या देखने जा रहे हैं, प्रायद्वीप पठार। और प्रायद्वीप पठार को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। आज 50 मिनट हो गया, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, नहीं तो बस इतना समझिए कि अभी हम पर्वतों के बारे में और मैदान के बारे में पढ़ लिए हैं। ठीक, नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे प्रायद्वीप पठार के बारे में। ठीक, तब तक के लिए नमस्कार।